हेलो दोस्तों, इतिहासनामा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12वीं क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश किया, जिसमें हमने पहले चैप्टर का 4 टॉपिक पूरा कर लिया है। आज हम लोग 5वें टॉपिक से शुरुआत करेंगे इस लेक्चर का, और आइए देखते हैं कि 5वां टॉपिक क्या है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज 5वें टॉपिक का, जो है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, शिल्प उत्पादन के विषय की जानकारी। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो किस तरह के सामान बनाते थे और किन चीज़ों से बनाते थे, इनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए हम इसके एविडेंस की बात करते हैं। सबसे पहले कि जो ये शिल्प उत्पादन है, क्राफ्ट प्रोडक्शन है, इनका एविडेंस चन्हू-दारो साइट पे मिला। हड़प्पा का एक साइट है चन्हू-दारो, उस साइट पे हमें इसका एविडेंस मिलता है, जहाँ पर बीड्स मेकिंग, शेल कटिंग, इन सब चीज़ों का प्रमाण हमें चन्हू-दारो में मिलता है। बीड्स कटिंग जो है, बीड्स को मनके कहते हैं, मोती, और मेकिंग को बनाना कहेंगे, है ना। और शेल शंख कहते हैं ना। तो हिंदी का जो छात्र है उनके लिए भी ये लाभदायक होगा कि अगर उसे शेल कटिंग का मतलब समझ में नहीं आता है तो वो ये जान ले कि शेल का मतलब शंख होता है। ठीक है, उनके बाद हम ये बात करने वाले हैं कि हड़प्पा कल्चर में जो लोग थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो किस तरह के मटेरियल्स का यूज करते थे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो स्टोन यूज करते थे, पत्थर यूज करते थे, मेटल्स यूज करते थे, धातु यूज करते थे, और अन्य और भी कई सारे मटेरियल्स यूज करते थे। तो हम देखते हैं कि स्टोन में कौन कौन से स्टोन यूज करते थे। एक है कार्नेलियन का यूज करते थे। ये एक ब्लू कलर का स्टोन है, ब्लू कलर का ये एक पत्थर है, इसे यूज करते थे वो लोग। ठीक है, उसके बाद जास्पर एक स्टोन है, उसका यूज करते थे, क्रिस्टल का यूज करते थे, क्वार्ट्ज का यूज करते थे, और स्टेटाइट का यूज करते थे। इसे हम हिंदी में सेल खड़ी भी कहते हैं, है ना। सेल खड़ी का यूज करते थे। यह एक सॉफ्ट स्टोन है, कोमल पत्थर है, जिसे हम आसानी से कोई भी थिंग बना लेते थे, कोई भी चीज़ इसे आसानी से इससे हम बना लेते थे। ठीक है, उनके बाद हम बात करते हैं मेटल्स का। मेटल में कॉपर यूज करते थे, तांबा यूज करते थे। ठीक है, तांबा यूज करते थे, कांसा यूज करते थे, कांसा यूज करते थे, है ना, और गोल्ड यूज करते थे, ये सोना। ठीक है, उनके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉपर कहाँ से लाते थे, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता था। तो राजस्थान का एक खेतरी रीजन है राजस्थान का। खेतरी रीजन कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, वहाँ से इनका उत्पादन होता था। गोल्ड जो है ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से लाया जाता था। ठीक है, उनके बाद अन्य और भी जो चीज़ है, जो जैसे कि सेल, शंख है। ठीक है, उसके बाद फाइंस है। ये फाइंस वो होता है कि जैसे किसी बड़े पत्थर को हम काट के छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं, उसे हम फाइंस कहते हैं। टेराकोटा के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि टेराकोटा चीनी मिट्टी को जब हम बर्न करते हैं भट्टी में डाल के उसे, तो वो टेराकोटा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इनके शेप का बात करेंगे कि ये किस किस शेप में हमें वहाँ पे सामान मिला है।
तो शेप में देखते हैं डिस्क शेप है, ये आप इसको कह सकते हैं कि डिस्क की तरह है, चक्राकार है ना, चक्र की तरह है, चक्राकार है, ठीक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल लाइक बेलन का, बेलन की तरह है ना, बेलनाकार है, ठीक है। उसके बाद स्फेरिकल है, गोला के तरह है, ठीक है। उसके बाद बैरल है, ढोलक के तरह है, ढोलाकार है, ठीक है। और सेगमेंट, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो खंडित है, ठीक है, सेगमेंट में बटा हुआ है, ठीक। तो हम जो भी ये शिल्प उत्पादन की जानकारी है, हम लोग ये जानने की कोशिश किए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे और किन किन चीज़ों का उसमें इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इनके अलावा हम बात करेंगे कि ये चीज़ों को पॉलिश करते थे, जैसे पत्थर का पॉलिशिंग करते थे, ठीक है, ग्राइंडिंग करते थे, ठीक। उसके बाद ड्रिलिंग करते थे, ड्रिलिंग करते थे। ये ड्रिलिंग जो है, ये ड्रिलिंग का हमें एविडेंस जो मिलता है, वो एविडेंस हमें मिलता है धौलावीरा, लोथल और चन्हुदारो से। ये ड्रिलिंग का जो एविडेंस है धौलावीरा, लोथल और चन्हुदारो से हमें इस ड्रिलिंग का प्रमाण मिलता है, ठीक है। और इनके आगे हम अब छठा जो टॉपिक है, 6th टॉपिक, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। एक सेकंड, हम छठे टॉपिक की तरफ चलते हैं। और छठा टॉपिक जो है वो है स्ट्रेटेजिक फॉर प्रोसेसिंग मटेरियल्स, मतलब माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। तो इसमें ये है कि देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो कॉपर है वो राजस्थान के खेतरी रीजन से लाया जाता था, ठीक है। और भी कई ऐसे चीज़ है जो ओमान से हमारे यहाँ आता था, जो कॉपर है वो ओमान से आता था, ठीक है। उनके बाद अगर ये देखा जाए, गोल्ड को देखा जाए, तो वो साउथ इंडिया से हड़प्पा आता था, ठीक है। उसके बाद आप लैपिस lazuli की बात करते हैं, ये ठीक है, एक प्रीसियस स्टोन है ये, ठीक है। ये जो है अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। तो जब अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था और कई जगहों का, जैसे ओमान से कॉपर मंगाया जाता था, तो कोई ना कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो होगा, कोई ना कोई ऐसा साधन तो होगा जिसके ज़रिए से ये सारी चीज़ जो है कि हड़प्पा तक लाया जाता होगा। तो हम बात करते हैं कि हमें हड़प्पा में एक मोटिफ मिला, एक जो है मोटिफ मिला है, वो है टेराकोटा का बना हुआ ब्लॉक कार्ट्स, है ना, बैलगाड़ी है, ठीक है, एक बैलगाड़ी है जो कि टेराकोटा का बना हुआ खिलौना मिला है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बैलगाड़ी बनाया करते थे या बैलगाड़ी के बारे में उसे ज्ञात था, ठीक है। उनके बाद हम ये देखते हैं कि धौलावीरा में वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि वो लोग ट्रांसपोर्ट जो है रिवराइन रूट भी करता था, मतलब नदियों के सहारे से भी ट्रांसपोर्ट करता होगा। और इसका जो हमें एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, ठीक है। वो रेफ़र करता है कि मेलुहा जो है लैंड ऑफ सीफेरर है। ये मेलुहा कौन है, मेलुहा जो है ये हड़प्पा है, ठीक है। मेसोपोटामिया का जो टैक्स है, मेसोपोटामियन टैक्स, उसमें हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है, ठीक है। और मोहनजोदारो में एक सील मिलता है, एक मोहर मिलता है मोहनजोदारो में, जिसमें बोट को दर्शाया गया है। ये सील डिपिक्टिंग बोट जो है मोहनजोदारो में मिलता है।
मोहनजोदारो में मिलता है, इसमें बोट दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो बोट का इस्तेमाल करते थे, है ना, नाव का इस्तेमाल करते थे, या नाव के बारे में उसको जानकारी थी। ठीक है, तो फिर मैंने ये बताया आपको कि जो लेपिस लजोली है वो सोर्तुगाई अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, और जो है कि बारूच एक जगह है गुजरात का जिसे हम सोर्स ऑफ कार्नेलियन कहते हैं। सोर्स ऑफ कार्नेलियन के बारे में मैंने बताया, ये एक ब्लू स्टोन है, प्रीसियस स्टोन है ना, एक ब्लू कलर का पत्थर है और प्रीसियस है। अच्छा, अब एक चीज़ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेलुहा जो कहता है हड़प्पा को, ठीक है, तो ये मेसोपोटामियन जो कल्चर होगा वो कहीं ना कहीं हड़प्पा के बारे में अच्छे से जानता होगा। दोनों के जगहों का क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी होगा, है ना। तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये लोग आपस में सामान जो है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते थे। अब इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? इसका एविडेंस क्या है कि इसका एविडेंस ये है कि कई सारे हड़प्पन सील, जो हड़प्पा की मोहरें हैं कई सारे, वो मेसोपोटामिया में मिला, इराक ईरान वाले रीजन में मिला, ठीक है, ओमान वाले रीजन में मिला। और ओमान में एक हड़प्पन जार मिला है, एक ब्लैक कलर का हड़प्पन जार ओमान में मिला है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग हड़प्पा के लोग अपना सामान को एक्सपोर्ट करते थे ओमान, और जो है ओमान से इंपोर्ट करते थे कॉपर। ठीक है, तो इनकी जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई कि किस तरह से ये लोग आपस में बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, इसे मिटाते हैं और आगे फिर लिखता हूँ। देखिए, मेसोपोटामिया जो है वो कंटेम्पररी है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कुछ जगहों का नाम अलग लिखा हुआ है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि हड़प्पा को मेलुहा कहते हैं। हड़प्पा को क्या कहते हैं? हड़प्पा को हम मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या कहते हैं? टेक्स्ट में क्या लिखा है? मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या लिखा है? हड़प्पा का नाम है मेलुहा। ठीक है। इसी तरह से ओमान का नाम क्या है? मगान। ठीक है, ओमान को मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मगान के नाम से लिखा गया है। इसी तरह से बहरैन को लिखा है डिलमन, है ना, डिलमन है। ठीक है, ठीक। तो हड़प्पा को मेलुहा कहते हैं, और ओमान को मगन, और बहरैन को डिलमन के नाम से मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा गया है। इनके बाद ये भी लिखा गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कि जो मेसोपोटामिया जो कॉपर आता था वो मगन से आता था। मतलब कहाँ से आता था? ओमान से आता था। इसका मतलब ओमान जो है कॉपर रिच रीजन था, मतलब तांबे का प्रोडक्शन ओमान में ज़्यादा होता था। ठीक है, और एक चीज़ और लिखा गया है हड़प्पा के बारे में, ठीक है, कि ये लिखा गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कि हड़प्पा से कुछ चीज़ें मेसोपोटामिया क्या इंपोर्ट करता था। उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? कार्नेलियन, ठीक है। उसके बाद लेपिस लजोली, ठीक। उसके बाद कॉपर, तांबा, है ना, फिर गोल्ड, फिर कई वैरायटी के लकड़ियाँ, कई सारे वुड्स भी जो है हड़प्पा से मेसोपोटामिया इंपोर्ट किया जाता था।
ठीक है, वैरायटीज़ ऑफ वुड्स, लकड़ियों, कई सारे लकड़ियाँ होगा लाइक अ टिम्बर वगैरह, ठीक है। और एक और चीज़ है जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक चिड़िया है, बर्ड है, उसका नाम है हाजा बर्ड, ठीक है। एक चिड़िया है जिसका नाम है हाजा बर्ड। ये हाजा बर्ड हिस्टोरियन का मानना ये है कि ये रॉयल बर्ड है, ठीक है, या एक रॉयल बर्ड है, जो हो सकता है कि ये पिकॉक हो, मतलब ये मोर हो सकता है कि ये हाजा बर्ड क्या हो, मोर हो, ठीक है। तो हड़प्पा से मेसोपोटामिया कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट होती थी? कार्नेलियन, लेपिस लाजुली, कॉपर, तांबा मतलब गोल्ड, वैरायटीज़ ऑफ वुड्स, हाजा बर्ड ये पिकॉक है ना, इतिहासकार का मानना है कि ये पिकॉक था, ठीक है। उनके बाद हम चलते हैं आपके 7वें टॉपिक पे, ठीक है। अब हम 7वें टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। अच्छा, 7वें टॉपिक पे चलने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्राफ्ट प्रोडक्शन में एक चीज़ रह गया जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि नागेश्वर और बालाकोट एक रीजन है, ठीक है। ये रीजन गल्फ ऑफ कच्छ में है जो कि गुजरात में है, ठीक, और ये रीजन पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे एविडेंस मिले हैं। एविडेंस क्या मिला है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि एविडेंस में मिला है बैंगल्स, ठीक है, मतलब चूड़ियाँ है ना, ठीक है। उनके बाद लैडल्स, ठीक है, मतलब करछुल और जिसे खाना वगैरह या सब्जियां निकालते हैं, ये सब हमें नागेश्वर और बालाकोट साइट पे मिला है, ये लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनके बाद अब हम 7वें टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि 7वां टॉपिक हमें क्या जानकारी देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो हमारा NCERT 12वीं क्लास का जो हिस्ट्री है उनका 6 टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है। अब 7वें टॉपिक की तरफ चलेंगे। 6 टॉपिक तक हमने ये देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का आरंभ कैसे हुआ, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के सिटी कौन कौन से थे और कितने प्लांट सिटी थे, ठीक है, और उस वक्त का सोसाइटी कैसा था, उस वक्त का जो है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, उस वक्त का क्राफ्ट प्रोडक्शन में कैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था और किस तरह से दूसरे जगहों से उसका इंपोर्ट किया जाता था और अपने बनाए चीज़ों को किस तरह से मेसोपोटामिया, इजिप्ट जैसे जगहों पे, ओमान जैसे जगहों पे एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर 1 का 7वां टॉपिक है, सील स्क्रिप्ट वेट, मतलब मोहरें, लिपि और बाट। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, जब मेसोपोटामिया अपना चीज़ एक्सपोर्ट करते थे तो अपने बैग में या जो बोरा हुआ करता होगा उस पे अपना सील लगा देते थे, ठीक है, कि जब मेसोपोटामिया का लोग देखे उस सील को तो ये पता कर ले कि भेजने वाला लोग कौन है और कहाँ से है। इसी तरह से हम स्क्रिप्ट के बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्रिप्ट जो है वो कैसा स्क्रिप्ट था, क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग पढ़े लिखे थे या पढ़ना लिखना जानते थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको सील के बारे में बता दिया, मुहरे के बारे में बता दिया कि किस तरह से जो है ये आइडेंटिटी होता था सेंडर का। जब मेसोपोटामिया कोई चीज़ भेजना होता था या ओमान या कहीं भी किसी भी दूसरे रीजन में हड़प्पा के लोग जो सामान भेजते थे तो अपने
सील लगा दिया करते थे बैग पे, उस ज़माने के जो बोरा बैग कट्टा हुआ करता था उस पर, ठीक है। उनके बाद हम बात करते हैं स्क्रिप्ट का। देखिए लगभग 5000 टेक्स्ट को, है ना, डॉक्यूमेंटेशन किया गया, दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड किया गया है हड़प्पा में जो मिला है, ठीक है। लेकिन इन सभी दस्तावेज में किसी भी एक दस्तावेज को पढ़ा नहीं जा सका है, अभी भी यह अनडेसिफर्ड है। इसे जो है अभी भी जो स्क्रिप्ट, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है, उसे अभी भी किसी ने पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। उनके बाद हम बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मोस्टली स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ़्ट है, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ उनकी लिखावटें हैं और रिमेन अनडेसिफर्ड है, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। और कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन जो होता है वो उसे हम शिलालेख कहते हैं, ठीक है, शिलालेख कहते हैं। शिलालेख होता क्या है? शिलालेख किसी पत्थरों पे लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है या किसी चमड़े पे या क्या कहते हैं किसी दीवारों पे लिखा हुआ जो है स्क्रिप्ट होता है, उसे हम शिलालेख कहते हैं या इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जो हड़प्पा के साइट पे जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन पाया गया है उसमें 26 साइन है, ठीक है, जो सबसे बड़ा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें 26 साइन है, ठीक है। इनके बाद हम बात करते हैं वेट पर कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग वेट और मेज़रमेंट करना जानते थे। इस एविडेंस से हम लोग इनके बारे में पता लगाएंगे। हम ये देखते हैं कि हमें हड़प्पा के साइट पे कई छोटे बड़े पत्थर मिला है, जो है कभी जब हम मार्केट जाते हैं सब्जियों की दुकान में या कहीं पे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पत्थर रखा होता है वो बराबर होता है किसी 1 किलो 2 किलो के बराबर। तो इसी तरह से जो है कि एक कई सारे चार्ट मिला है, ठीक है, जो क्यूबिक है, घनाभ के आकार का, ठीक है, वो घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो हो सकता है वो जो चार्ट है वो जो बटखरे टाइप का है, उनसे हड़प्पा के लोग चीज़ें जो है नापा करते होंगे, ठीक है, वेट किया करते होंगे। उसके बाद ये जो है जो चार्ट है, जो बटखरे हैं, वो बाइनरी सिस्टम में है। एक है तो फिर उसका 2 गुना 2 है, फिर इसका 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। यूनिट जो है उसका 1 2 4 8, इस तरह से 1200 करीबन इस तरह से 12,800 यूनिट तक है, ठीक है। इसमें जो 16वां यूनिट है वो करीब करीब 13 ग्राम के बराबर है, 13 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या उसका वज़न है, ठीक। और हड़प्पा साइट पे एक मेटल का स्केल भी मिला है, ठीक है। तो हो सकता है वो उनसे किसी चीज़ों की लंबाई नापा करते होंगे, ठीक है। इसमें हमने देख लिया 7वां टॉपिक में हमारा इतना ही है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये काफ़ी है एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 8वें टॉपिक का। तो चलिए अब हम लोग 8वें टॉपिक की बात करते हैं। 8वें टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी, ठीक है। एंशिएंट अथॉरिटी जो है इसे हम प्राचीन सत्ता भी कहते हैं। इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन में राजा भी हुआ करता था या उसमें कोई ऐसा सत्ताधारी लोग भी हुआ करता था जो पूरे सिविलाइजेशन को अपने अंडर में रखता था। ऐसा कोई अथॉरिटी थी या नहीं थी। देखिए कई सारे जो हिस्टोरियन है उनका मानना ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई भी सत्ताधारी नहीं हुआ करता था, सारे लोग इक्वल स्टेटस के होते थे। और कई सारे हिस्टोरियन का मानना ये है कि नहीं, सत्ताधारी होते थे और अलग अलग जगहों के अलग अलग सत्ताधारी होते थे। और कई हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि हड़प्पा का सत्ताधारी, हड़प्पा का रूलर कोई और था
और मोहनजोदारो का रूलर कोई और था। देखिए, एक हमें यहाँ पे एक प्रमाण मिला है, एक हमें मूर्ति मिला है, स्क्रप्चर मिला है, जिसका नाम हम जो हिस्टोरियन ने दिया है प्रिस्ट किंग। ठीक है, इस प्रिस्ट किंग है ना, एक जो स्क्रप्चर मिला है प्रिस्ट किंग, ठीक है, इसको हम पुरोहित राजा भी कहते हैं। ठीक है, पुरोहित राजा कहते हैं। और ये जो है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका फोटो। ठीक है, तो ये ऐसा है कि उसका दाढ़ी है और एक अलग किस्म का चादर ओढ़े हुआ है। तो कई हिस्टोरियन का मानना ये है कि हो सकता है कि यह एक रूलर होगा। ठीक है, प्रिस्ट किंग, बियर्डेड प्रिस्ट किंग जो है, उनके बारे में कई हिस्टोरियन का मानना ये है कि हो सकता है ये कोई रूलर हो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक, चलिए, ये बात हो गई एंशिएंट अथॉरिटी की। इनमें हम एक दो चीज़ों के बारे में और जानकारी ले लें। जो है हड़प्पा साइट पे एक डांसिंग गर्ल मिला है, डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर मिला है। ठीक है, ये कॉपर का बना हुआ है, आप इसे भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रिस्ट किंग जो है ये स्टेटाइट का बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने बता दिया था, ये सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, उसका बना हुआ है। ठीक, उसके बाद आपने ये देख लिया जो इतिहासकार का मानना है। इतिहासकारों का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके बारे में हमने बता दिया आपको। और इसके बाद अब हम चलते हैं 9वें टॉपिक के और 9th टॉपिक के और। ठीक है, 9th टॉपिक जो है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन है वो कैसे हुआ, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए, इन पर भी कई हिस्टोरियन का अलग अलग मानना है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना ये है कि इंडस रिवर में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के कारण पूरा सिविलाइजेशन का अंत हो गया। कई लोगों का मानना ये है कि क्लाइमेट चेंज हुआ और क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो है कि पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि महामारी फैल गया और महामारी फैलने के कारण जो है इनका अंत हो गया। कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि हो सकता है बाहरी आक्रमण हुआ हो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे, बाहर का कोई जो है बाहरी आक्रमण हुआ हो, बाहर का कोई सिविलाइज्ड या सिविलाइजेशन जो आके उस पर आक्रमण किया हो और उसे जो है ख़त्म कर दिया हो। कुछ का मानना ये भी है। ठीक है, तो आइए हम कुछ हिस्टोरियन का नाम लिख दिए हैं। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं कि इन हिस्टोरियन का क्या मानना है। SR राव साहब हैं, इनका मानना ये है कि फ्लड आया था, बाढ़ आने के कारण जो है, बाढ़ आने के कारण सिविलाइजेशन का अंत हो गया। DP अग्रवाल साहब हैं, DP अग्रवाल साहब का मानना ये है कि जो रिवर है उसमें ड्राइनेस हो गया था, सूखा पड़ गया था, है ना, सूखा पड़ने के कारण जो है, सूखा पड़ने के कारण सिविलाइजेशन का अंत हो गया। ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर साहब हैं, इनका मानना ये है कि एक कम्युनिटी है आर्यंस का इन्वेजन हुआ है ना, और उसने इस पूरे सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, AN घोष साहब हैं, इनका मानना ये है कि क्लाइमेट चेंज हुआ और क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो है न्यू क्लाइमेट को ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए और इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया, है ना, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आज हमने 11 टॉपिक जो है चैप्टर 1 में, उसमें हमने 9 टॉपिक पढ़ लिया है, 2 टॉपिक बचा है जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आज का क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।